हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है, मतलब जो लेक्चर था, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने प्रेशर की बात की। प्रेशर में हम लोगों ने बात की प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम का। अभी हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 3, जो कि हम लोग पूरी की पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे सरफेस टेंशन के ऊपर। मुझे लगा था कि यूट्यूब मैनोमीटर, बैरोमीटर, ये सारी चीज़ें भी आपको पोर्शन में है, बट वो पोर्शन में से ओमिट हो चुकी है, तो वो आपको सिलेबस में नहीं रहेगी। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू हो या फिर आपके टेक्स्ट बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो पार्ट हम लोग नहीं लेने वाले हैं। हम लोग डायरेक्टली जब मारेंगे सरफेस टेंशन पे। तो सरफेस टेंशन क्या होगा, इसको देखते अच्छी तरीके से समझते हैं। सरफेस टेंशन क्या होगा, हेडिंग डालो सरफेस टेंशन। हेडिंग डालो सरफेस टेंशन। अच्छी तरीके से समझेंगे सरफेस टेंशन क्या है। जब भी लिक्विड रेस्ट पे रहेगा, जब भी लिक्विड हम लोग रेस्ट की बात करेंगे, तभी एक प्रॉपर्टी रहेगी। इस प्रॉपर्टी की खासियत ये है कि इसमें लिक्विड हमेशा ट्राई करेगा अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने में। लिक्विड हमेशा ट्राई करेगा सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने में। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। पढ़ेंगे इसके बारे में, डीप में पढ़ेंगे। ये सरफेस एरिया मिनिमम क्यों करने का ट्राई करेगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग अभी डिस्कस करेंगे व्हाट इज सरफेस टेंशन। तो लिक्विड जब रेस्ट पे रहेगा तो वो सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने का ट्राई करेगा, और इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम लोग सरफेस टेंशन। अभी एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ये सरफेस टेंशन का फिनोमेना कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। अगर एग्जांपल लेंगे हम लोग, तो आप देख सकते हो कि कभी भी एक वाटर सरफेस है, इसके ऊपर अगर एक एंड चल रही है, ये एंड कंसिडर करो, ये एंड चल रही है इसके ऊपर, तो ये एंड इजीली चल सकती है, क्योंकि ये जो लिक्विड सरफेस है ये स्ट्रेच हो जाता है। ये लिक्विड सरफेस स्ट्रेच हो जाता है, वो एक्ट करता है एज अ थिक इलास्टिक मेम्ब्रेन। एज अ थिक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है, तो चींटी उसके ऊपर से आराम से चल सकती है। दूसरा अगर एग्जांपल लूँगा कि एक मेरा सरफेस ऑफ वाटर है, इसके ऊपर अगर मैं नीडल को रख रहा हूँ वैसे, तो नीडल बैलेंस हो जाती है, क्योंकि ये नीचे का जो लिक्विड सरफेस है, ये जो लिक्विड सरफेस है, ये एक्ट करेगा एज अ थिक इलास्टिक मेम्ब्रेन। अभी इसको अगर हम लोग को डीप में स्टडी करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ब्लैक डॉट्स है बना रहा हूँ, ये मेरा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, फिर लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, और मैं ग्रे में जो ड्रॉ करूँगा ये नीडल है। ये नीडल को मैंने यहाँ पे रख दिया। अभी जैसे मैंने पहले प्रॉपर्टी के बारे में बात किया, पहली प्रॉपर्टी ये थी कि हमेशा सरफेस एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा। ये पहली प्रॉपर्टी है। और सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि हमेशा ये टेंशन जो रहेगी, इसके वजह से जो फोर्स एक्ट होगी, टेंशन वाली जो फोर्स रहेगी, वो हमेशा अलोंग दी सरफेस रहेगा। देखो, नीडल को मैं ऐसे छोड़ता हूँ तो नीडल इसको वाटर मॉलिक्यूल को चीर के नीचे जाती है नीडल। तो नीडल को अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में अगर छोड़ दूँ उसको, तो वो मेम्ब्रेन को या फिर सरफेस को चीर के डायरेक्टली नीचे जाएगी। बट अगर नीडल को मैं हॉरिजॉन्टली रख रहा हूँ, तो ये नीडल को रख दिया मैंने। अभी मुझे बताओ, इसके वजह से कुछ सरफेस ऐसे दिखेगा, ये जो लिक्विड सरफेस है ये कुछ ऐसे दिखेगा, क्योंकि नीडल का कुछ वेट रहेगा। तो नीडल का वेट इस सरफेस को बेंड करेगा कुछ ऐसे। दिख रहा है, सरफेस को बेंड करेगा ऐसे। ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये सब वाटर मॉलिक्यूल्स है। ब्लैक डॉट्स जो है वाटर मॉलिक्यूल्स है। अभी देखते हैं फोर्सेस कैसे आएंगी। नीचे की तरफ रहेगा mg,
मैंने क्या बोला, टेंशन फोर्स जो आएगा वो क्या रहेगा, अलोंग दिस सर्फेस। अलोंग दिस सर्फेस मतलब कुछ ऐसे, ये फोर्स एफ है। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, मतलब थोड़ा सा अच्छे से दिखे। ये फोर्स एफ है, दोनों डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। अगर मैं ये एंगल थीटा लेता हूँ, ये एंगल, तो ये जाएगी एफ कॉस थीटा, यहाँ पे भी आएगी एफ कॉस थीटा, जो कि कैंसिल करेगी एक दूसरे को। ऊपर के डायरेक्शन में आएगी एफ साइन थीटा प्लस एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा प्लस एफ साइन थीटा किसको बैलेंस करेगी, एम जी। तो ये अलॉन्ग जो सरफेस जो फोर्स एक्ट हो रही है वो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये एक बेसिक आइडिया है। तो हमेशा दो चीज़ें होने वाली है, सरफेस एरिया मिनिमम होगा और टेंशन फोर्स हमेशा कैसे एक्ट करेगा, अलॉन्ग द सरफेस। ये दो चीज़ें बराबर से याद रखो। ये दो चीज़ें अगर याद रखते हो तो आपका मेजॉरिटी पार्ट ईजी हो जाता है। ये आपको पूरा पार्ट सिलेबस में नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि फोर्स कैसे एक्ट होता है। हमेशा याद रखो, फोर्स एक्ट करेगा, फोर्स दिखेगा परपेंडिकुलर एक्ट करते हुए, बट फोर्स एक्ट करेगा अलोंग दी सरफेस। हमेशा याद रखो, फोर्स टेंशन, सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो हमेशा एक्ट करेगा अलोंग दी सरफेस। एंड ये सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टी है, इसकी खासियत ये होगी कि ये हमेशा सरफेस एरिया को मिनिमम करने का ट्राई करेगा। जब भी सरफेस एरिया मिनिमम होगा तभी उस प्रॉपर्टी का नाम होगा व्हाट, सरफेस टेंशन। इसको दिमाग में फिट करो बराबर से। आगे देखते हैं, अगर आगे हम लोग एग्जांपल देखेंगे, ये एज इट इज़ आपको कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हो। कॉपी कर ले, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो। मैं आगे वाला पॉइंट बता देता हूँ। अगर सपोज मैं एक कंटेनर ले रहा हूँ, अगर मैं एक कंटेनर ले रहा हूँ, कंटेनर ले रहा हूँ, ये मुझे बताओ एक चीज़, लिक्विड का जो सरफेस था उसके ऊपर क्या थी, एयर। तो हमेशा, और एक तीसरा पॉइंट याद रखना हमेशा कि लिक्विड के आजू बाजू में एटमॉस्फेयर या फिर एयर होना चाहिए। मतलब ये लिक्विड आजू बाजू में एक अलग मॉलिक्यूल से, अलग मॉलिक्यूल्स, मतलब अगर मैं गैस की बात करता हूँ या फिर एयर मॉलिक्यूल्स की बात करता हूँ, लिक्विड जो होता है वो नॉर्मली, अगर मैं वाटर लेता हूँ तो ये अलग मॉलिक्यूल हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो गए, एयर मॉलिक्यूल्स अलग हो गए। तो ये लिक्विड जो होना चाहिए वो सराउंड करना चाहिए अलग मॉलिक्यूल से। मैं लिक्विड सरफेस पे कंसीडर करता हूँ हमेशा, लिक्विड के अंदर कंसीडर नहीं करूँगा। मतलब देखो मैं आपको बताता हूँ ये चीज़, अगर मैं सरफेस टेंशन की बात करता हूँ, अगर मैं एक मिनट को ड्रॉ करने दो, अच्छा दिखता है। अगर मैं सरफेस टेंशन की बात करता हूँ तो सरफेस टेंशन एक्ट करेगा, कौन से पॉइंट पे देखते हैं, सरफेस टेंशन एक्ट करेगा इधर, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय एयर। यहाँ पे एक्ट नहीं करेगा, यहाँ पे कहीं पे एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये अंदर के मॉलिक्यूल्स है। तो अंदर के मॉलिक्यूल्स में कभी एक्ट नहीं करेगा, ये हमेशा सरफेस पे एक्ट करेगा। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक ब्रश रहेगा, एक पेंट ब्रश रहेगा, हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं पेंट ब्रश का। एक पेंट ब्रश है जो कुछ ऐसे दिखता है, पेंट ब्रश है कुछ ऐसे दिख रहा है। इसको हम लोग इमर्स करेंगे इसके अंदर, इसके अंदर इमर्स कर दिया। इसके अंदर इमर्स कर, छोटा छोटा डायग्राम निकाल देता हूँ। इसके अंदर इमर्स कर दिया तो ये देखोगे आप ऐसे कि ये इसके जो हेयर है वो सब दूर दूर चले गए, ऐसे फैल गए, बराबर है, क्योंकि ये आजू बाजू में लिक्विड मॉलिक्यूल्स ही थे, सब जगह पे लिक्विड मॉलिक्यूल्स थे। अभी इसको निकालने के बाद, बाहर निकालने के बाद ये कुछ ऐसे हो जाता है, पेंट ब्रश के सारे हेयर पास में आ जाते। क्यों? इसके ऊपर रहते वाटर मॉलिक्यूल्स, और वाटर मॉलिक्यूल्स को सराउंड किया किससे, एयर से। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, हमेशा मैंने प्रॉपर्टी बोला है, हमेशा लिक्विड विल ट्राई टू डिक्रीज द सरफेस एरिया। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स
सरफेस एरिया को डिक्रीज करने का ट्राई करेगा। जब वाटर मॉलिक्यूल सराउंड किए थे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ तो ये हेयर्स फैल गए, बट जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स के बाजू में एयर आ गया तो वहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी आ गई, सरफेस टेंशन, विच विल ट्राई टू रिड्यूस दी सरफेस एरिया। ट्राई टू रिड्यूस दी सरफेस एरिया, इसलिए ये जो पेंट ब्रश हो जाता है वो सिकुड़ जाता है, ऐसे कुछ पास में आ जाते हैं, सारे उसके हेयर सब पास में आ जाते हैं। तो दैट प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज व्हाट, सरफेस टेंशन। क्लियर है? अभी इसको फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे। ये अपना ऐसी ओवरऑल व्यू था कि सरफेस टेंशन क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ा। अभी हम लोग एक्चुअल फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू जो अपना सिलेबस में है उसके हिसाब से पढ़ेंगे। क्लियर है? पक्का सबको यहाँ तक क्लियर है? तो लिखो, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी exhibited by the fluid, exhibited by the liquid, लिखो fluid मत लिखो, liquid at rest, liquid at rest, liquid at rest। और एक चीज़ बताओ ना, कभी भी हम लोग बोलते हैं ना कि लिक्विड ड्रॉप को ऐसे हम लोग निकालते हैं, ये लिक्विड ड्रॉप होता है, ये लिक्विड ड्रॉप होता है ठीक है, बट लिक्विड ड्रॉप ऐसे नहीं आता। ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो रॉन्ग है, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था। लिक्विड ड्रॉप हमेशा स्पेरिकल शेप में रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग इस ड्रॉप का और इस ड्रॉप का सरफेस एरिया निकालने को ट्राई करूँगा तो स्पीयर का सरफेस एरिया सबसे कम रहेगा। तो वाटर के लिक्विड क्या करेगा, सरफेस एरिया को मिनिमम करने का ट्राई करेगा, और मिनिमम करने के चक्कर में वो उसको बना देगा स्पीयर। क्लियर है? पक्का? तो यहाँ पे हो जाता है हम लोगों का सरफेस टेंशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब इंट्रोडक्टरी पार्ट होने के बाद हम लोग इसको एक्चुअल में कैसे इसको स्टडी करेंगे वो देख लेते हैं। तो इसमें पहले हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो सबसे पहले पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप is called as what, intermolecular forces। force of attraction between two molecules of same or different type is called as what, intermolecular forces। अभी intermolecular forces दो टाइप के रहेंगे। पहले जैसे मैं बोला सेम और डिफरेंट टाइप, तो अगर मॉलिक्यूल सेम टाइप के रहेंगे तो उसको बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। अगर मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप के रहेंगे तो उसको बोलेंगे एडेसिव फोर्स। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स। इसको क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। मतलब अगर एयर की बात करेंगे तो एयर पार्टिकल्स के बीच में का जो फोर्स रहेगा उसको क्या बोलूँगा मैं, अगर एयर पार्टिकल्स रहेगा तो उसके आजू बाजू में जो भी एयर पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स। अगर हम लोग सेम बात करेंगे एडेसिव फोर्स की बात करेंगे तो एडेसिव फोर्स में भी वही होगा, बट यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो वो बन जाएगा क्या, एडेसिव फोर्स। मतलब अगर मैं बात करूँगा सपोज मैं एक सरफेस, ग्लास लिक्विड कंटेनर की बात करता हूँ, तो लिक्विड कंटेनर में ये अगर मैं लिक्विड को ले रहा हूँ तो ये लिक्विड और ग्लास सरफेस के बीच में अगर कॉन्टैक्ट रहेगा तो ग्लास एक अलग सब्सटेंस हो गया, लिक्विड एक अलग सब्सटेंस हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, एडेसिव फोर्स। सबको क्लियर ये वाला पॉइंट कि यहाँ पे मैंने क्या बताया है कि व्हाट इज़ कोहेसिव फोर्स एंड व्हाट इज़ एडेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स इज नथिंग बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द सब्सटेंस ऑफ सेम टाइप, उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ये जो प्रॉपर्टी रहेगी जहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स रहेगी, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कोहेजन। क्या बोलते हैं इसको, कोहेजन। सिमिलरली अगर डिफरेंट
डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, उसको बोलते हैं एडेशन। इसलिए हम लोग गम को एडेसिव बोलते हैं। एडेसिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो डिफरेंट सब्सटेंस को चिपका देता है। डिफरेंट सब्सटेंस को चिपका देना मतलब क्या हुआ? प्रॉपर्टी फोर्स इज कॉल्ड एज एडेसिव फोर्स एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एडेशन। क्लियर यहाँ तक? व्हाट इज कोहेसिव फोर्स, व्हाट इज एडेसिव फोर्स? तो ये हो जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। आपको एज इट इज़ टेक्स्ट बुक में से कॉपी करना है, मैं डिस्कस कर दूंगा आपको एज इट इज़ टेक्स्ट बुक में से। तो मैं एक बार रीड कर देता हूँ, अपना टाइम थोड़ा बच जाएगा, क्योंकि एज इट इज़ डेफिनेशन टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। तो मैं लिखवाऊंगा या फिर आप टेक्स्ट बुक में से लिखोगे, दोनों भी सेम चीज़ है। मैं डिक्टेट करूँगा, अभी मैं पढ़ के बताता हूँ कि क्या क्या लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में। आपको क्या करना है, जैसे मैं डिक्टेट करूँगा वैसे ही आपको वीडियो को पॉज करके आपको लिखना है टेक्स्ट बुक में से। तो टेक्स्ट बुक पे आ जाओ, पेज नंबर आ जाओ, मैं बता देता हूँ पेज नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है टेक्स्ट बुक। तो पेज नंबर पे आ जाओ, पेज नंबर 34 पे आ जाओ, पेज नंबर 34 पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है। देखते, मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, एनी टू मॉलिक्यूल्स attract each other, this force between molecules is called as intermolecular forces। मैटर किससे बनता है? मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा तो इस फोर्स को बोलते हैं क्या? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दिस आर ऑफ टू टाइप्स, कोहेसिव फोर्स एंड एडेसिव फोर्स। आपको एज इट इज लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं, एज इट इज लिखना है आपको। एक सेकेंड, आगे देखते हैं कोहेसिव फोर्स क्या होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम टाइप, सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स एंड द फोर्स इज कॉल्ड एज कोहेशन, या फिर द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कोहेशन। क्लियर है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स और फोर्स ऑफ कोहेशन। आगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एयर मॉलिक्यूल्स और दैट ऑफ टू वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। मतलब ये सेम टाइप के सब्सटेंस हो गए, तो इस सेम सब्सटेंस से बने हुए हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कोहेसिव फोर्स। जब सेम सब्सटेंस के बीच में अट्रैक्शन रहेगा तो कोहेसिव फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड एंड वीकेस्ट इन गैस। बराबर, क्योंकि सॉलिड टू सॉलिड कॉन्टैक्ट रहेगा तो सेम टाइप का रहेगा। अगर एक सरफेस सॉलिड सरफेस का लूँगा तो इसमें फोर्सेस अट्रैक्टिव, इसलिए इसके पास अलग शेप है। बट अगर गैस की बात करूँगा तो इसमें अट्रैक्शन कम है, इसके लिए वजह से इसका शेप नहीं है, डेफिनेट शेप नहीं है। दिस इज द रीजन वाई सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड गैसेस डू नॉट हैव। आपको एज इट इज कॉपी करना है, मैं जैसे डिक्टेट करो एज इट इज आपको कॉपी करना है। आगे, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड कोइल्स इन वन एंड फ्रॉम अ ड्रॉप ड्यू टू फोर्स। मतलब क्या? अगर आगे जाके हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर बहुत सारे ड्रॉपलेट्स रहेंगे, तो आप देख सकते हो कि ऐसे अगर बहुत सारे ड्रॉपलेट्स रहेंगे, ये पास में जब आते हैं तो एक बड़ा ड्रॉपलेट बन जाता है। तो ये बड़ा ड्रॉपलेट जब बनेगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस के हैं, तो इसके बीच में कौन सा फोर्स रहेगा? कोहेसिव फोर्स रहेगा। तो कोहेसिव फोर्स की वजह से कोइल्स मतलब क्या होना? साथ में आना और मर्ज होना, उसको बोलते हैं कोइल्स। COALESCE। इसको अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, कोएलेसिस बोलते हैं, कोइल्स बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिक्विड ड्रॉपलेट्स रहेंगे, बहुत सारे लिक्विड ड्रॉप, आप देख सकते हो, आपने देखा रहेगा बहुत सारे लिक्विड ड्रॉपलेट्स रहेंगे, तो अगर ये साथ में आते तो एक बड़ा ड्रॉपलेट बन जाता है। तो ये दो अलग अलग ड्रॉपलेट्स थे बट सेम सब्सटेंस से थे, तो ये साथ में आके एक ड्रॉपलेट बन गया, तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा कोहेसिव फोर्स। क्लियर है? आगे जाते हैं। एडेसिव फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एडेसिव फोर्स। अगर अलग सब्सटेंस से बना हुआ रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? एडेसिव फोर्स और फोर्स ऑफ एडेशन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ग्लास एंड वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ एडेशन।
क्लियर है। अगर डिफरेंट सब्सटेंस से बना हुआ रहेगा तो उसका नाम क्या होगा, उस फोर्स का नाम रहेगा एडेसिव फोर्स एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एडेशन। ग्लास और वाटर सरफेस के बीच में अगर कांटेक्ट रहेगा तो ये दो अलग अलग सब्सटेंस से बने हुए, अगर दो अलग अलग सब्सटेंस से बने हुए तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इस फोर्स को क्या बोलते हैं, एडेसिव फोर्स। क्लियर है पक्का, ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आई होप आपको कोई दिक्कत आई नहीं रही, ये वाला एक सेकेंड, ये स्क्रीन पे ही आ गया सर सारा। ओके ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी रेंज ऑफ मॉलिकुलर फोर्सेस। रेंज ऑफ मॉलिकुलर फोर्सेस और स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को साथ में पढ़ेंगे। एक बार रेंज ऑफ मॉलिकुलर फोर्स और स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होने के बाद हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे व्हाट इज सरफेस फिल्म, व्हाट इज फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेंज ऑफ मॉलिकुलर फोर्स। तो रेंज ऑफ मॉलिकुलर फोर्स क्या है देखते पहले। रेंज ऑफ मॉलिकुलर फोर्स क्या रहेगा? एक मैक्सिमम डिस्टेंस मॉलिक्यूल से, एक मैक्सिमम डिस्टेंस मॉलिक्यूल से जहाँ पे मॉलिकुलर फोर्सेस इफेक्टिव है, मतलब मॉलिकुलर फोर्सेस उस पर दूसरे मॉलिक्यूल पे इफेक्ट करेंगे, तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं रेंज ऑफ मॉलिकुलर फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? रेंज ऑफ मॉलिकुलर फोर्स। मतलब सपोज एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है और इसके कुछ आर डिस्टेंस पे कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल अगर आता है, मतलब दूसरा मॉलिक्यूल अगर इधर आएगा तो ये दोनों के बीच में आएगा इंटरमॉलिकुलर फोर्स। दोनों के बीच में क्या आएगा? इंटरमॉलिकुलर फोर्स। बट ये आर डिस्टेंस से दूर, थोड़ा भी दूर अगर रहेगा ये मॉलिक्यूल, तो ये दोनों के बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस नहीं रहेंगे। क्लियर है? तो रेंज ऑफ मॉलिकुलर फोर्स वो डिस्टेंस रहेगा, वो मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा जहाँ तक मेरी इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑन द अदर मॉलिक्यूल इज इफेक्टिव, मतलब वहाँ पे वो इफेक्ट कर रहा है दूसरे मॉलिक्यूल को। इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ मॉलिकुलर फोर्सेस एंड दैट डिस्टेंस इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ मीटर। तो इन शॉर्ट रेंज ऑफ मॉलिकुलर फोर्सेस को हम लोग लेते हैं 10⁻⁹ मीटर इन सॉलिड्स एज वेल एज लिक्विड। क्लियर है क्या? पक्का? तो लिखो। तो हम लोग लिखते नहीं है, हम लोग पहले समझते बाद में हम लोग जाएंगे। अभी ये हो गया रेंज ऑफ मॉलिकुलर फोर्सेस, जो मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच अ मॉलिक्यूल can affect another molecule and it can apply an intermolecular forces is called as range of molecular forces। ये हो गया। अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या रहेगा। अभी स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस थोड़ा सा अलग पार्ट है, देखते क्या है। स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या रहेगा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, मतलब अपने को डायग्राम निकालने में आसानी हो जाए। स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूल को, ये मॉलिक्यूल है उसको हम लोग डालेंगे सेंटर पे, इसको हम लोग डालेंगे सेंटर पे, और रेंज ऑफ मॉलिकुलर फोर्सेस को हम लोग लेंगे रेडियस। क्या लेंगे इसको? रेडियस। और हम लोग एक इमेजिनरी स्पीयर ड्रॉ कर रहे हैं। अभी ये तुम लोग 2 डायमेंशन में देख रहे हो, इसलिए ये तुम लोगों को दिखेगा एज अ सर्कल, बट एक 3D में देखोगे तो ये दिखेगा आपको एज अ स्पीयर। तो एक मॉलिक्यूल को हम लोग ने पकड़ा सेंटर पे और रेंज ऑफ मॉलिकुलर फोर्सेस, एक सेकेंड, रेंज ऑफ मॉलिकुलर फोर्सेस को हम लोग ने लिया रेडियस और हम लोगों ने ड्रॉ किया इमेजिनरी स्पीयर। इस इमेजिनरी स्पीयर में अगर दूसरा कोई मॉलिक्यूल आता है, देखो ना रेंज ऑफ मॉलिकुलर फोर्सेस तक इफेक्टिव है इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, उसके बाहर इफेक्टिव नहीं है। तो इस
इमेजिनरी स्पीयर दैट इज कॉल्ड एज स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, क्या बोलते हैं उसको, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो इस इमेजिनरी स्पीयर के अंदर अगर दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो वो एक्सपीरियंस करेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगर दूसरा मॉलिक्यूल कोई रहेगा वो बाहर रहेगा अगर स्पीयर से, तो उसके ऊपर कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं एक्ट करेंगे। दिस स्पीयर इन विच वी कंसिडर मॉलिक्यूल एट द सेंटर एंड radius as the radius as the range of molecular forces, and we draw an imaginary sphere about this molecule. This sphere is called as sphere of influence. Inside the sphere of influence, every other molecule will experience the intermolecular force. मतलब स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इफेक्टिव है, उसके बाहर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इफेक्टिव नहीं है। क्लियर है ये वाला पॉइंट? हम लोग दोनों पॉइंट को अभी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे पीडीएफ के थ्रू। The maximum distance from a molecule up to which the molecular forces are effective is called as range of molecular forces। मतलब maximum distance जहाँ तक मॉलिक्यूल क्या करेगा, मॉलिकुलर फोर्सेस को इफेक्टिव करेगा दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर, इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ मॉलिकुलर फोर्सेस। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस आर इफेक्टिव अप टू अ डिस्टेंस ऑफ ऑर्डर फ्यू नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ये सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में रेंज ऑफ मॉलिकुलर फोर्सेस इक्वल टू कितने रहेंगे, 10⁻⁹ मीटर। यहाँ तक मेरे इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस इफेक्टिव है, इसके बाहर मेरे इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस इफेक्टिव नहीं रहेंगे। आगे देखते, एज एन इमेजिनरी स्पीयर स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ रहे, विद अ मॉलिक्यूल एट दिस सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू मॉलिकुलर रेंज, इसको बोलते हैं मॉलिकुलर रेंज भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मॉलिकुलर रेंज इज कॉल्ड एज स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉलिक्यूल। ये बाद में देखेंगे, ये वाला पॉइंट है ना, ये बाद में देखेंगे, ये वाला पॉइंट बाद में देखेंगे हम लोग क्या है, ये बाद में देखेंगे। स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर दूसरा मॉलिक्यूल क्या एक्सपीरियंस करेगा, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर दूसरा मॉलिक्यूल क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक्सपीरियंस नहीं करेगा इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। तो लिखो, इसके बाद ये लिखने के बाद आप लिखो इस चीज़, ये चीज़ लिखने के बाद आप आगे लिखो। ये डेफिनेशन में पूछते हैं आपको, एक एक मार्क के लिए डेफिनेशन में आ जाता है ये सब चीज़ें, तो लिखो। when we consider any another molecule will experience intermolecular forces, will experience intermolecular forces when that molecule is inside the sphere of influence of first molecule. When that molecule is inside the sphere of influence of first molecule, it will not experience any intermolecular forces, it will not experience any intermolecular forces when any other molecule is outside the sphere of influence, क्लियर है यहाँ तक? पक्का क्लियर है? अभी हम लोग आगे के पॉइंट पे जाते हैं। आगे के पॉइंट पे जाने से पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ये स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में क्या बताया। ध्यान दो, देखो ये होती है स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये जो ड्रॉ किए मॉलिक्यूल को मैंने सेंटर में पकड़ा, इसकी बाजू में जो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर रेंज तक जो डिस्टेंस है वहाँ तक, मतलब एक मॉलिक्यूल अगर अंदर आता है तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल के साथ वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को एक्सपीरियंस करेगा। एक मिनट मुझे रफ करने दो वाला पार्ट।
ये PDF सेव हो गया ना तो ऐसे ही सेव हो जाता है, मेरे को वापस डाउनलोड करनी पड़ती है फिर। क्या है, ये सेव हो गया शायद से, अरे देवा। ओके, ध्यान दो, देखो ये हो गया इसका स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये हो गया इसका स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये हो गया इसका स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्लियर ये वाला पॉइंट, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है। ओके, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। सरफेस फिल्म क्या होगी, सरफेस फिल्म, द सरफेस लेयर ऑफ अ लिक्विड विथ थिकनेस इक्वल टू range of intermolecular forces is called as surface film. This layer is shown as xy and x dash y dash. ध्यान दो, ये स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, बराबर है। ये क्या है, ये है रेंज या फिर मॉलिक्यूलर रेंज। ये भी क्या है, मॉलिक्यूलर रेंज। इसकी इतनी थिकनेस, मतलब इसकी इतनी थिकनेस, ये पकड़ूंगा, ऊपर पे भी मैं अगर कंसिडर करूंगा, ये जो थिकनेस रहेगी, ये जो थिकनेस रहेगी, इसको बोलेंगे सरफेस फिल्म। वही बोला है, देखो, द सरफेस लेयर of a liquid with thickness equal to range of intermolecular forces is called as surface film. The layer is shown between xy and xy dash. देखो, xy और xy dash, ये जो डिस्टेंस है, वैसे ऊपर डिस्टेंस जो रहेगा उसको बोलते हैं क्या, सरफेस फिल्म। अभी ध्यान दो, ऊपर का डिस्टेंस हम लोग क्यों कंसीडर नहीं करेंगे, ऊपर का डिस्टेंस इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर के डिस्टेंस में होते हैं एयर मॉलिक्यूल्स। हम लोग ने क्या बोला था, अभी हम लोग कंसीडर करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स को जब हम लोग फिल्म की बात करेंगे। सरफेस टेंशन की बात करेंगे तभी हम लोग बात करेंगे लिक्विड एज वेल एज एयर। बट अगर हम लोग फिल्म की बात करें तो फिल्म किसकी होती है, वाटर की फिल्म होती है। तो हम लोग ऊपर वाले सरफेस को कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग कौन से वाले सरफेस को कंसीडर करेंगे, सिर्फ नीचे वाले सरफेस को। क्लियर है सबको ये वाला पॉइंट, मैं ये रफ कर देता हूँ, मतलब आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, द सरफेस लेयर ऑफ अ लिक्विड is a thickness equal to the range of intermolecular forces is called as surface film. The layer shown between xy and x dash y dash. xy ये वाला और ये वाला लेयर, ये दोनों के बीच में एक लेयर रहेगा, उसको बोलेंगे व्हाट, इट इज कॉल्ड एज सरफेस फिल्म। सबको क्लियर हुआ ये पॉइंट। अभी ध्यान दो, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, इट इज अ सरफेस ऑफ द फ्लूइड विच डज नॉट एक्सपीरियंस एनी shear स्ट्रेस। मतलब ऊपर अगर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये मोशन में जा सकता है, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को फर्क पड़ेगा, ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स आगे जाएंगे तो ये शेयर स्ट्रेस को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल द इंटरफेस बिटवीन लिक्विड एंड वाटर, लिक्विड वाटर एंड द एयर अबो, तो ये जो सरफेस रहेगा उसको क्या बोलेंगे, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। सबको क्लियर है। अभी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाते, ये एज इट इज आपको कॉपी करना था। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाते जो कि है सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थियरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, बाद में हम लोग ये वाला पार्ट रीड करेंगे। जैसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा इस चीज़ को, ये पूरा यहाँ तक आपको, यहाँ तक जो ये वाला पार्ट है यहाँ तक मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद हम लोग इसको रीड करेंगे कि टेक्स्ट बुक में एक्चुअली क्या दिया है। ध्यान दो। ओके, हम लोग अभी नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो टॉपिक है मतलब इसमें ये ऑलमोस्ट 4 to 5 मार्क्स के लिए आपको एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, 4 मार्क्स के लिए वगैरह। इसको मॉलिक्यूलर थियरी को एक्सप्लेन करना होता है। तो मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ सरफेस टेंशन क्या होती है, ये एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग इस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। थियरी में से ही आपको एज इट इज़ कॉपी करना है, बट पहले मैं थियरी को समझाऊंगा क्या है, बाद में हम लोग डायरेक्टली उसमें से पढ़ेंगे क्या है। ध्यान दो, हम लोग क्या कंसिडर करेंगे अभी, 3 मॉलिक्यूल्स, 3 अलग अलग मॉलिक्यूल्स कंसिडर करेंगे। एक सेकेंड मुझे मार्कर चेंज करने दो। हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं,
तीन मॉलिक्यूल्स ए, बी और सी, ये तीन मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये तीन मॉलिक्यूल्स की खासियत ये है कि ए मॉलिक्यूल्स जो रहेगा, ए मॉलिक्यूल वो डीप इनसाइड द लिक्विड रहेगा, मतलब ये बहुत अंदर है मॉलिक्यूल, ये लिक्विड के बहुत अंदर गया है मॉलिक्यूल। तो दिस मॉलिक्यूल इज डीप इनसाइड द लिक्विड। उसके बाद मॉलिक्यूल बी जो रहेगा, मॉलिक्यूल बी जो रहेगा वो रहेगा सरफेस पे, पूरा सरफेस पे नहीं रहेगा, बट इसका मेजॉरिटी पार्ट जो रहेगा वो लिक्विड पे रहेगा, मतलब लिक्विड के अंदर रहेगा। तो मैं ऐसे बोलूँगा इस मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल बी इज़ विद इन द सरफेस फिल्म, मतलब ये सरफेस फिल्म है, सरफेस फिल्म के नीचे उसका मेजॉरिटी पार्ट है, मतलब सरफेस के नीचे उसका मेजर पार्ट है, तो इसको बोलेंगे विद इन द सरफेस फिल्म। तो मॉलिक्यूल बी इज विद इन द सरफेस फिल्म। सी मॉलिक्यूल कहाँ पे रहेगा, सी मॉलिक्यूल सरफेस ऑफ द लिक्विड पे रहेगा। देखो आधा पार्ट क्या है, एयर में है, ऊपर का पार्ट एयर में, एटमॉस्फेयर में है, और आधा पार्ट कहाँ पे, वाटर में। तो सी मॉलिक्यूल जो रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, ऑन दिस सरफेस। क्लियर है, सी मॉलिक्यूल जो रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, ऑन दिस सरफेस। तो आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया है। तीन मॉलिक्यूल से हैं, ए मॉलिक्यूल डीप इनसाइड द लिक्विड, बी मॉलिक्यूल विद इन द सरफेस फिल्म, और सी मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस। अभी ध्यान दो, एक चीज़ मुझे पता है कि एक्स डैश या फिर एक्स वाई और एक्स डैश वाई के बीच में का जो डिस्टेंस रहेगा इसको बोलते हैं सरफेस फिल्म। ये जो पार्ट रहेगा इसको बोलते हैं सरफेस फिल्म। ये अपना हो चुका है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा। ये वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सरफेस फिल्म। अभी ध्यान दो, अगर हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूल ए की, मॉलिक्यूल ए की बात करेंगे, अगर हम लोग एक सेकेंड मॉलिक्यूल ए की बात करेंगे, तो मॉलिक्यूल ए के बाजू में सराउंडिंग बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो यहाँ पे भी सराउंडेड है वाटर मॉलिक्यूल्स, बराबर है। तो मुझे बताओ कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे मॉलिक्यूल ए का, तो ए मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय डिफरेंट नहीं, सेम water molecule, same substance, made up of same substance. Therefore there will be a which force, there will be a cohesive force. अगर उसमें कोहेसिव फोर्स रहेगा तो मुझे बताओ, ये फोर्स इसको कैंसिल करेगा, ये फोर्स को कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, तो नेट फोर्स कहाँ पे रहेगा, नेट फोर्स कितना रहेगा, 0। तो नेट कोहेसिव फोर्स, क्योंकि कोहेसिव फोर्स सब डायरेक्शन में एक्ट हो रही है, सारे डायरेक्शन में वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो सारे डायरेक्शन में क्या एक्ट हो रही है, कोहेसिव फोर्स। सो द नेट कोहेसिव फोर्स, एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल ए इज 0। इसलिए ए मॉलिक्यूल, मेरे को बताओ फोर्स अगर एक्ट नहीं करता कोई मॉलिक्यूल के ऊपर, तो वो मॉलिक्यूल कहाँ पे रहता है, रेस्ट पे रहता है। अगर सब्सटेंस के ऊपर, कोई बॉडी के ऊपर अगर हम लोग फोर्स नहीं एक्ट कर रहे तो वो बॉडी रेस्ट पे होती है। अगर हम लोग जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे वो बॉडी किस में जाएगी, मोशन में जाएगी। तो अगर हम लोग मॉलिक्यूल ए की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल ए कहाँ पे है, मॉलिक्यूल ए वेल डीप इनसाइड द लिक्विड पे है। अगर डीप इनसाइड द लिक्विड में रहेगा वो मॉलिक्यूल, तो उसके सराउंडिंग कौन से मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है। अगर वाटर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल एक्ट करेंगे उस ए मॉलिक्यूल के ऊपर, कौन सी फोर्स, कोहेसिव फोर्स। अगर वो कोहेसिव फोर्स एक्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल ए पे, तो वो कोहेसिव फोर्स एवरी डायरेक्शन में सेम रहेगी। अगर वो कोहेसिव फोर्स करेगी एवरी डायरेक्शन में से, क्योंकि सब जगह पे कौन सी मॉलिक्यूल से, वाटर मॉलिक्यूल है, तो सब वाटर मॉलिक्यूल सेम कोहेसिव फोर्स अप्लाई करेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स सेम रहेगी, सब्सटेंस सेम है। तो अगर सेम फोर्स अप्लाई हो रही है तो वो एक दूसरे को बैलेंस करेगी और कैंसिल आउट करेगी। तो कैंसिल आउट करेगी तो नेट कोहेसिव फोर्स कितनी रहेगी, नेट कोहेसिव फोर्स 0 होने की वजह से वो मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड वैसे ही रेस्ट पे रहेगा। सबको क्लियर ये वाला पॉइंट मैंने क्या बताया। सो नेट फोर्स, कोहेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल ए इज 0, देयरफॉर मॉलिक्यूल ए विल बी इनसाइड द सर्फेस ऑफ द लिक्विड। सबको क्लियर हुए। अभी हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूल बी की। मॉलिक्यूल बी कहाँ पे है, विद इन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड। कहाँ पे, विद इन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड। अगर विद इन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड की बात करूंगा तो उसका नीचे का पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन,
ये वाले पोर्शन में रहेगी कौन सी, ये वाले पोर्शन में रहेगी लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो कि एक्ट करेंगे कोहेसिव फोर्स, क्योंकि यहाँ पे देखो लिक्विड मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर क्या एक्ट करती है, कोहेसिव फोर्स। बट ऊपर क्या रहेगा, ऊपर एयर मॉलिक्यूल्स है। अभी मेरे को पता है एयर और वाटर ये दो अलग सब्सटेंस है, तो इसके बीच में कौन सी फोर्स रहेगी, एडेसिव फोर्स। बट मुझे एक चीज़ बताओ, एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है कम होती है, एयर की डेंसिटी कम होती है। तो अगर एयर की डेंसिटी मतलब एयर मॉलिक्यूल्स पास पास में रहते कि दूर दूर रहते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स दूर रहेंगे। तो अगर एयर मॉलिक्यूल्स दूर रहेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स के पास जो एडेसिव, देखो ना, ये एयर मॉलिक्यूल्स और ये वाटर मॉलिक्यूल, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल, इसके बीच में कौन सी फोर्स रहेगी, एडेसिव फोर्स रहेगी। तो ये एडेसिव फोर्स, ये वीक एडेसिव फोर्स रहेगी कि स्ट्रॉन्ग एडेसिव फोर्स रहेगी, ये रहेगी वीक एडेसिव फोर्स। अभी देखो ऊपर का ये वाला फोर्स था, ये इसको कैंसिल कर रहा था, बट यहाँ पे अगर वीक फोर्स रहेगा और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फोर्स रहेगा तो ये इसको कैंसिल नहीं करेगा, ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स को कैंसिल नहीं करेगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे नेट फोर्स कितना था, 0, बट यहाँ पे नेट फोर्स आएगा और वो कहाँ पे रहेगा, वो नीचे के डायरेक्शन में, क्योंकि ये देखो ये वाला पार्ट इसको कैंसिल कर रहा है, ये वाला पार्ट को ये ऑलमोस्ट कैंसिल कर रहा है, देखो एंड टू एंड टच है, तो ये कैंसिल कर रहा है, ये भी कैंसिल कर रहा है। बट नीचे ये वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट पे जो कोहेसिव फोर्स ऐड कर रहे हैं, वो ऊपर के एडेसिव फोर्स वीक होने की वजह से वो इसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे। तो मुझे बताओ मॉलिक्यूल बी के ऊपर जो नेट फोर्स ऐड करेगी वो कहाँ पे रहेगी, वो रहेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सबको क्लियर है, ये हो गया विद इन द सरफेस फिल्म। इस पे नेट फोर्स रहेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट वो कम रहेगी एज कंपेयर टू सी मॉलिक्यूल। अभी देखो सी मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं, मुझे बताओ सी मॉलिक्यूल कहाँ पे, ऑन द सरफेस। अगर सी मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस रहेगा तो उसका आधा पार्ट कहाँ पे रहेगा, एटमॉस्फेयर में मतलब एयर में, और आधा पार्ट कहाँ पे रहेगा, वाटर में या फिर लिक्विड में। वो मॉलिक्यूल सी नीचे के डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा कौन सी फोर्स, कोहेसिव फोर्स, बट ऊपर के डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा कौन सी फोर्स, एडेसिव फोर्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि ऊपर के एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम है तो एडेसिव फोर्स वीक होगी। अगर एडेसिव फोर्स वीक होगी तो मुझे बताओ ऊपर की जो एडेसिव फोर्स थी वो नीचे के कोहेसिव फोर्स को कैंसिल आउट करेगी क्या, नहीं करेगी। वो कैंसिल आउट नहीं करेगी तो मुझे बताओ नेट फोर्स कहाँ पे रहेगा, नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेगा। यहाँ पे एटलीस्ट ये वाली फोर्सेस तो कैंसिल हो रही थी। एक सेकेंड में वापस थोड़ा सा, अगर मैं इसकी बात कर तो यहाँ पे ये वाला फोर्सेस तो कैंसिल हो रहा था, बट यहाँ पे ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स को कैंसिल नहीं कर सकते, ये वाली फोर्सेस को और ये वाली फोर्स को कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन में क्या एक्ट हो रहा है, एडेसिव फोर्स, नीचे के डायरेक्शन में क्या एक्ट हो रहा है, कोहेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स वीक होने की वजह से ऊपर की एडेसिव फोर्स नीचे के कोहेसिव फोर्स को कैंसिल नहीं करेगी, तो नेट कोहेसिव फोर्स विल बी एक्टिंग इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दिस सी का कोहेसिव फोर्स विल बी ग्रेटर देन बी का कोहेसिव फोर्स। क्योंकि ये जो सी मॉलिक्यूल है ये कहाँ पे है, ये मॉलिक्यूल है ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। सबको क्लियर है, मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ। मॉलिक्यूल ए वेल विद इन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड है, सॉरी डीप इनसाइड द लिक्विड है। अगर ये डीप इनसाइड द लिक्विड रहेगा तो ये ए मॉलिक्यूल के आजू बाजू में क्या रहेगा, अदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स। ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स के आजू बाजू में जो फोर्स एक्ट करेगा उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। अगर ये कोहेसिव फोर्स 360 डिग्री में एक्ट हो रही है तो मुझे बताओ ये अगर 360 डिग्री में एक्ट करेगी तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी। अगर ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, अगर ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल ए will be 0. If the net force acting on the molecule A is 0, then the molecule A will be at rest. A molecule रेस्ट पे गया। सबको क्लियर हुआ। अभी मॉलिक्यूल बी की बात करेंगे। मॉलिक्यूल बी कहाँ पे, विद इन द सरफेस फिल्म। मॉलिक्यूल बी विद इन द सरफेस फिल्म पे है। अभी ऊपर एयर मॉलिक्यूल्स है, नीचे कौन सा है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स। लिक्विड मॉलिक्यूल्स अप्लाई करेंगे कोहेसिव फोर्स, एयर मॉलिक्यूल्स अप्लाई करेंगे एडेसिव फोर्स। ऊपर की एयर की डेंसिटी क्या है, कम है। अगर डेंसिटी कम रहेगी तो एडेसिव फोर्स क्या रहेगी, वीक रहेगी। तो ये एडेसिव फोर्स नीचे के कोहेसिव फोर्स को कैंसिल आउट नहीं कर रही है, मतलब नेट फोर्स कहाँ पे रहेगी, नीचे के डायरेक्शन, बट ये थोड़ी कम रहेगी। अगर हम लोग सी मॉलिक्यूल की बात करेंगे, इसका आधा पार्ट, आधा पोर्शन एक्ट कर रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, आधा पोर्शन एयर में है, आधा पोर्शन लिक्विड में है। लिक्विड एक्ट करेगा कोहेसिव फोर्स,
एयर एक्ट करेगा एडेसिव फोर्स मॉलिक्यूल सी पे। अभी एयर का डेंसिटी कम है तो एडेसिव फोर्स वीक है, तो ये वीक एडेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स को कैंसिल आउट नहीं कर रही। अगर ये वीक एडेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स को कैंसिल आउट नहीं कर रही, इसका मतलब नेट फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है? नेट फोर्स एक्ट कर रहा है नीचे के डायरेक्शन में। सबको क्लियर ये पॉइंट? अभी ध्यान दो, मुझे बताओ, मुझे बता एक चीज, अगर ए की बात करेंगे तो ए पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है क्या? नहीं। ए के ऊपर नेट फोर्स कितना है? ज़ीरो। अगर ए की बात करूंगा तो ए पे नेट फोर्स कितना है? ज़ीरो। बी पे नेट फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन बट विल बी लेस एज कंपेयर टू सी। सी पे मैक्सिमम डाउनवर्ड फोर्स है, तो नेट फोर्स मैक्सिमम किसके ऊपर है? सी के ऊपर। अभी मुझे बताओ, नीचे वाटर मॉलिक्यूल्स है सब जगह पे, सी के ऊपर क्या एक्ट कर रहा है? सी के ऊपर क्या एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड फोर्स। तो सी के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये सी मॉलिक्यूल कहाँ पे आने का ट्राई करेगा? नीचे आने का ट्राई करेगा। बट नीचे पहले से ही वाटर मॉलिक्यूल है। अगर नीचे पहले से वाटर मॉलिक्यूल है, अगर मैं बोलता हूँ कि ट्रेन का एक कंपार्टमेंट है, ट्रेन की कंपार्टमेंट 100 लोगों की कैपेसिटी है, 100 लोगों की कैपेसिटी है, अगर मुझे एक बंदे को ऐड करना है तो एक बंदे को निकालना भी पड़ेगा, तो ये एक बंदा कहाँ पे रहेगा? ये बंदा डोर पे ही खड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि अंदर कंपार्टमेंट में जगह कितनी है? 100 की कैपेसिटी है। वैसे अगर मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे लिक्विड मॉलिक्यूल्स की बात करता हूँ तो अंदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स की कैपेसिटी फिक्स्ड है, तो मुझे इस सी मॉलिक्यूल को अंदर लेके जाना है। बट ये सी मॉलिक्यूल अंदर जाएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अंदर पहले से ही मॉलिक्यूल्स है, तो ये सी मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट एच पे रहेगा, एच पे रहेगा, बट ये नीचे जाने का ट्राई करेगा, बट जाएगा क्या? नहीं। ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स जो कि सरफेस पे रहेंगे वो नीचे जाने का ट्राई करेंगे। ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स जो कि सरफेस पे है वो नीचे जाने का ट्राई करेंगे, तो ये वाला सरफेस नीचे खींचा जाएगा। अगर ये नीचे खींचा जा रहा है तो ये एक्ट करेगा एज अ थिक मेम्ब्रेन। कैसे एक्ट करेगा? एज अ थिक मेम्ब्रेन, ऐसे एक्ट करेगा थिक मेम्ब्रेन। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो ये एक्ट करेगा एज अ थिक मेम्ब्रेन। एंड दिस थिक मेम्ब्रेन, मुझे बताओ, ये मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है तो इसकी सरफेस एरिया, पहले सरफेस एरिया इतनी बड़ी थी, अगर ये मॉलिक्यूल अंदर जाने का ट्राई करे तो सरफेस एरिया कम होने का ट्राई हो रहा है, तो सरफेस एरिया कम होने का ट्राई करता है। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? इस प्रॉपर्टी का नाम होता है सरफेस टेंशन। तो मॉलिक्यूल अंदर जाने का ट्राई करेगा बट नहीं जाएगा क्योंकि अंदर पहले से ही मॉलिक्यूल है। in this observation we can observe that the molecules on the surface of the liquid act as a thick elastic membrane under tension, and this property is called as what? Surface tension. क्लियर है पक्का? ये वाला पॉइंट हम लोग अभी इसको स्टडी करेंगे एज पर आपके टेक्स्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। मॉलिक्यूल ए पे नेट फोर्स 0 है, मॉलिक्यूल बी पे नेट फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में बट उसका नेट फोर्स कम है एज कम्पेयर टू सी, और मॉलिक्यूल सी पे मैक्सिमम नेट फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अभी मॉलिक्यूल सी अंदर जाने का ट्राई करेगा, ऐसे सारे मॉलिक्यूल जो सरफेस पे वो अंदर जाने का ट्राई करेंगे बट वो जाएंगे क्यों नहीं? क्योंकि अंदर पहले से ही मॉलिक्यूल है। अगर ये अंदर जाने का ट्राई कर रहा है तो मुझे बताओ सरफेस एरिया कम हो रहा है, और सरफेस एरिया कम हो रहा है तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? सरफेस टेंशन। हम लोग ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। सरफेस टेंशन क्या होगा? जहाँ पे सरफेस एरिया कम होने का ट्राई करेगा, मिनिमम करने का ट्राई करेगा सरफेस एरिया, तो ऊपर का जो मेम्ब्रेन रहेगा, ऊपर के मॉलिक्यूल रहेंगे, वो एक्ट करेंगे एज अ थिक इलास्टिक मेम्ब्रेन अंडर टेंशन, एंड दिस प्रॉपर्टी इन विच the molecules on the surface of the free surface of the liquid act as a thick elastic membrane under tension. This property is called as what? Surface tension. क्लियर है सबको? अभी हम लोग इसको टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेंगे क्या है। आपको लिखना है ये एज इट इज़।
ये डायग्राम निकालना है, ये डायग्राम निकालनी है, ये आपको डायग्राम निकालना है, उसके बाद लिखना है आपको। As shown in the figure, xy is the free surface of the liquid and x dash y dash is the inner layer parallel layer to xy at a distance equal to range of molecular forces. Hence the section x dash and y dash y near the surface of the liquid act as a surface film. ये ऊपर का ये surface है, ये act करेगा as a surface film. Consider three molecules A, B and C such that A molecule is deep inside the liquid, B molecule is on the surface film and molecule C is on the surface of the liquid. Molecule A is deep inside the liquid. Its sphere of influence is also complete inside the liquid. As a result, molecule A is acted upon by equal cohesive force in all direction. अगर ये all direction में equal cohesive force रहेगा तो ये cohesive force एक दूसरे को cancel out करेगा. अगर cancel out करेगा तो net cohesive force acting on molecule A is 0. यहाँ तक सबको clear है? As it is आपको लिखना है. Molecule B के ऊपर जाते हैं. Molecule B lies within the surface layer and below the free surface of the liquid. A larger part of its sphere of influence is inside the liquid. देखो ना, larger part जो है वो पानी में है, ऊपर छोटा सा part है, and a smaller part is in the air. Due to this, a strong downward cohesive force acts on the liquid molecule. The adhesive force acting on molecule B due to air above it and within the sphere of influence is weak. क्यों weak है? क्योंकि air की density कम है. It points upward. As a result, molecule B gets attracted inside the liquid. Okay. आगे देख लेते हैं. आगे क्या है? The same holds for molecule C, which lies exactly on the free surface of the liquid. Half of the sphere of influence is in the air, half in the liquid. The number of air molecules within the sphere of influence of the molecule C above the free surface of the liquid is much less than the number of liquid molecules within the sphere of influence that lies within the liquid. मतलब liquid के अंदर के जो liquid molecules है वो ज़्यादा है as compared to the air molecules. Therefore, adhesive force will be weak and cohesive force will be strong. तो net force कहाँ पे रहेगा? Downward direction में. This is because density of air is less than that of the liquid. बराबर density air की कम है इसलिए air molecules दूर दूर रहते हैं. Density liquid की ज़्यादा है इसलिए air के molecules जो liquid की molecules पास पास में रहेंगे. The adhesive force trying to pull the molecule above the liquid surface is much weaker than the cohesive force. वही ऊपर की जो molecules की adhesive force है वो कम है as compared to cohesive force. Cohesive force that tries to pull the molecule inside the liquid surface. As a result, molecule C also get attracted inside the liquid. ये C molecule कहाँ पे act करेगा? नीचे जाने का try करेगा. Thus, all molecules in the surface film are acted upon by unbalanced net cohesive force. A molecule पे balance था, cancel out कर रहा था. C molecule और B molecule पे unbalanced force था. वहाँ पे C पे जो था वो unbalanced force बहुत ज़्यादा था. Upon by net cohesive force directed into the liquid. Therefore, the molecule in the surface film are pulled inside the liquid. ये molecule कहाँ पे जाने का ट्राई करेगा? नीचे जाने का ट्राई करेगा. आगे this minimize the total number of molecules in the surface film. As a result, the surface film remains under tension. The surface film of a liquid behaves like a stretched elastic membrane. This tension is known as surface tension. The force due to surface tension acts tangential to the force of the liquid. देखो मैंने अभी बोला था, एक सेकेंड, फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है? नीचे के डायरेक्शन में. तो अपने को क्या लगता है कि सरफेस को परपेंडिकुलर फोर्स रहेगा, बट नहीं, हमेशा सरफेस टेंशन एक्ट करेगा ऐसे अलॉन्ग द सरफेस. मैंने बोला था ना कि सरफेस टेंशन कैसे दिखता है हमेशा, कि वो हमेशा लगेगा फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट करता है, बट परपेंडिकुलर एक्ट नहीं करता, वो करता है अलॉन्ग द सरफेस. यहाँ तक सबको क्लियर है? ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया कि सरफेस टेंशन का फोर्स रहेगा वो अलॉन्ग द सरफेस रहेगा. ये आपको एज इट इज़ कॉपी करना है. अभी ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूलर थ्योरी को ख़त्म करते हैं. अभी हम लोग सरफेस टेंशन को पढ़ेंगे थ्रू पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं किया, उन लोगों ने सरफेस एनर्जी के थ्रू एक्सप्लेन किया है, तो उसके थ्रू भी पढ़ेंगे हम लोग अच्छी तरीके से. बट आपको टेक्स्ट बुक में 35 पेज नंबर पे आप अगर जाओगे, 35 पेज नंबर के ऊपर आप जाओगे तो आपको पहले सरफेस टेंशन के दर्शन होंगे.
तो सरफेस टेंशन हम लोगों ने पहले एक्सप्लेन किया, बाद में सरफेस एनर्जी को एक्सप्लेन किया है। बट हम लोग क्या करेंगे, पहले सरफेस एनर्जी को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे सरफेस टेंशन के ऊपर। तो क्लियर है, हेडिंग डाल दो। ये हो गया मॉलिक्यूलर थ्योरी। आपको एज इट इज़ वीडियो को पॉज करके मॉलिक्यूलर थ्योरी एज इट इज़ आपको कॉपी करनी है, पूरी की पूरी। मैंने जो एक्सप्लेन किया था वैसे ही वहाँ पे है, तो वो एज इट इज़ आपको कॉपी करनी है। आगे हेडिंग डालो सरफेस एनर्जी, हेडिंग डालो सरफेस एनर्जी। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम लोग, सरफेस एनर्जी। तो व्हाट इज़ सरफेस एनर्जी देख लेते हैं। मुझे एक चीज़ बताओ कि ए मॉलिक्यूल पे नेट कोहेसिव फोर्स कितनी है? 0। बी मॉलिक्यूल पे नेट कोहेसिव फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है बट लेस देन मॉलिक्यूल सी, और सी पे मैक्सिमम है नेट कोहेसिव फोर्स। ये मुझे बताओ, ये नेट कोहेसिव फोर्स का काम क्या होता है? नेट कोहेसिव फोर्स का काम होता है मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ लेके आना। तो मॉलिक्यूल अंदर होना चाहिए था, मॉलिक्यूल अंदर होना चाहिए था, तो मॉलिक्यूल को अंदर लेके आने का काम कौन करता है? नेट कोहेसिव फोर्स। मुझे बताओ, अगर मॉलिक्यूल अंदर रहना चाहिए था और उसको अंदर लेने का काम कर रहा है नेट कोहेसिव फोर्स, तो नेट कोहेसिव फोर्स इज़ नथिंग बट, नेट कोहेसिव फोर्स इज़ नथिंग बट इट इज़ अ रिस्टोरिंग फोर्स। इट इज़ अ रिस्टोरिंग फोर्स। और जब भी रिस्टोरिंग फोर्स आती है, जब भी रिस्टोरिंग फोर्स आती है तभी आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी। ये पार्ट हो चुका है। जब भी रिस्टोरिंग फोर्स आती है वाइब्रेशन ऑसिलेशन में, जब भी मॉलिक्यूल्स राइट एक्सट्रीम में होता है तो रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ होती है, तो यहाँ पे क्या मैक्सिमम होता है? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो जब भी रिस्टोरिंग फोर्स आएगा तभी आएगी मेरी पोटेंशियल एनर्जी। तो रिस्टोरिंग फोर्स गिव राइज टू पोटेंशियल एनर्जी। और हमेशा याद रखो, हमेशा कोई भी चीज़ यूनिवर्स में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करने की ट्राई करती है। कोई भी चीज़ यूनिवर्स में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करने की ट्राई करती है। तो इसलिए ये जो था ऑसिलेशन में, ये स्लैब था, ये अपने मीन पोजीशन पे आने का ट्राई किया। क्यों? क्योंकि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती, दैट इज़ इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कभी होगी? जब ये रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू क्या बन जाएगी? 0। क्लियर है? पक्का? मैं वापस बोलता हूँ, मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी, मॉलिक्यूल सी, 3 मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल ए पे नेट कोहेसिव फोर्स 0 है, मॉलिक्यूल बी पे नेट कोहेसिव फोर्स है बट दैट इज़ लेस देन सी, मॉलिक्यूल सी पे मैक्सिमम कोहेसिव फोर्स है। और ये कोहेसिव फोर्स क्या ट्राई करेगी? मॉलिक्यूल को अंदर लाने का ट्राई करेगी। मॉलिक्यूल अंदर होना चाहिए था, तो मॉलिक्यूल को अंदर लाने की कोशिश करेगी ये नेट कोहेसिव फोर्स। तो ये मॉलिक्यूल को रिस्टोर करिए अंदर की तरफ, तो दैट इज़ प्रोवाइडिंग रिस्टोरिंग फोर्स। एंड वेन एवर अ रिस्टोरिंग फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, द बॉडी विल हैव अ पोटेंशियल एनर्जी। ये हम लोग ने ऑसिलेशन में भी पढ़ा था जी, कि जो मास था, जो राइट एक्सट्रीम में जब गया, लेफ्ट एक्सट्रीम में जब गया, तभी उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होने गई। जैसे ही रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होने लग गई तो उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था। मॉलिक्यूल जब मीन पोजीशन पे आ गया, हमेशा मॉलिक्यूल ट्राई करेगा कि अपनी रिस्टोरिंग फोर्स को मिनिमम करने के लिए। तो रिस्टोरिंग फोर्स मिनिमम कभी होगी? जब वो मीन पोजीशन पे आएगा। तो मीन पोजीशन पे आएगा तभी रिस्टोरिंग फोर्स मिनिमम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करने का ट्राई करेगा। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी बॉडी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने का ट्राई करेगी इन यूनिवर्स। तो अगर हम लोग वाटर मॉलिक्यूल की भी बात करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल पे रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम सी पॉइंट पे है, जो कि सरफेस फिल्म पे है, सरफेस फिल्म पे है, ऑन दी सरफेस पे। तो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मैक्सिमम रहेगी तो ये मॉलिक्यूल कहाँ पे आने का ट्राई करेगा? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी करने का ट्राई करेगा। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ पे? अंदर। तो मुझे बताओ, ये मॉलिक्यूल अंदर आने का ट्राई करेगा, अंदर आने का ट्राई करेगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करना है मुझे। तो ये मॉलिक्यूल्स जो सरफेस फिल्म के ऊपर है, सरफेस पे है, ये पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने का ट्राई करेगी, मतलब ये अंदर आने का ट्राई करेगी। अगर अंदर आने का ट्राई करेगी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि अंदर पहले से ही मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। इट विल टेंड टू मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बट इट विल मूव, नो इट विल नॉट मूव। इसका मतलब the molecules on the surface will be under tension
will act as a thick elastic membrane under tension and this property is called as surface tension. तो मुझे बताओ ऊपर ऊपर जो मॉलिक्यूल था, मतलब इधर से मेरे को मॉलिक्यूल को ऊपर लाने का है तो मुझे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसमें हम लोग इसको बॉईल नहीं करेंगे। देखो अगर मैं इसको बॉईल करता हूँ, हीट प्रोवाइड करता हूँ, हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ मतलब टेम्परेचर को चेंज कर रहा हूँ, टेम्परेचर चेंज हुआ तो वो आइसोथर्मल कंडीशन नहीं हुआ, ये हुआ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर सेम रहेगा तो वो आइसोथर्मल कंडीशन रहता है। तो मैं हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को चेंज किया तो ये मॉलिक्यूल को एनर्जी मिल गई, ये ऊपर गया, ऐसे होता है। बट अगर मैं टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं आइसोथर्मल कंडीशन कर रहा हूँ, तो मेरे को इस मॉलिक्यूल को कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेंगी तो ये मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा। एंड दैट एक्सेस एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो था, ऊपर गया तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम बन गई थी। तो ये दैट एक्सेस एनर्जी which is provided to the molecule to bring this molecule on the surface of the liquid, that excess energy is in the form of potential energy and this excess energy is called as what? Surface energy. सरफेस एनर्जी वो एनर्जी रहेगी जो हम लोग मॉलिक्यूल को प्रोवाइड करेंगे तो मॉलिक्यूल कहाँ पे जाएगा, सरफेस पे जाएगा। दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड एज व्हाट? सरफेस एनर्जी। क्लियर है पक्का? तो मैं वापस रिपीट करता हूँ, मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी, मॉलिक्यूल सी है। मॉलिक्यूल ए पे मेरा रिस्टोरिंग फोर्स ज़ीरो है, रिस्टोरिंग फोर्स ज़ीरो है। मॉलिक्यूल बी पे रिस्टोरिंग फोर्स है बट दैट इज़ वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू मॉलिक्यूल सी। मॉलिक्यूल सी पे रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम है। तो अगर मैं बात करूँगा ए और बी की मॉलिक्यूल की तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स एक पे ज़ीरो है, एक पे मिनिमम है, मतलब थोड़ी है। तो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा देता है क्या? पोटेंशियल एनर्जी। बॉडी हमेशा ट्राई करती है पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने के लिए। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ पे रहेगी? जब रिस्टोरिंग फोर्स ज़ीरो रहेगी। रिस्टोरिंग फोर्स ज़ीरो कहाँ पे? अंदर। रिस्टोरिंग फोर्स अंदर ज़ीरो है। एक सेकेंड ना, ये व्हीकल का आवाज़ बंद होने दो, उसके बाद चालू करता हूँ। ओके, तो मॉलिक्यूल ए की रिस्टोरिंग फोर्स ज़ीरो है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो हो गई। तो सी मॉलिक्यूल अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करने का ट्राई करेगा तो ये कहाँ पे आने का ट्राई करेगा? ये अंदर आने का ट्राई करेगा। ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स अंदर आने के लिए ट्राई करेंगे, बट अंदर आएंगे क्या? नहीं, क्योंकि अंदर पहले से ही मॉलिक्यूल है। तो द मॉलिक्यूल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड विल बी अंडर टेंशन एंड इट विल एक्ट एज अ थिक इलास्टिक मेम्ब्रेन अंडर टेंशन एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। अभी मुझे बताओ, मॉलिक्यूल ए सरफेस के अंदर था, मॉलिक्यूल मतलब डीप इनसाइड द लिक्विड था, मॉलिक्यूल सी जो था वो सरफेस के ऊपर था जस्ट। तो मुझे बताओ कि ये मॉलिक्यूल ए को सी पे लाने के लिए सी पे के पास था पोटेंशियल एनर्जी, ए के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? ज़ीरो थी। इसका मतलब सी के पास कुछ एक्सेस एनर्जी है। वो एक्सेस एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करेंगे ए को, तो ए मॉलिक्यूल कहाँ पे आ जाएगा? सी पे आ जाएगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए? आइसोथर्मल, मतलब हम लोग हीट करेंगे तो हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो एनर्जी नहीं प्रोवाइड करनी है, हम लोग खुद से एनर्जी प्रोवाइड करनी है मॉलिक्यूल ए को, कि मॉलिक्यूल ए कहाँ पे आ जाएगा? सी पे आएगा। तो ये एक्सेस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी। क्लियर है यहाँ तक? अभी हम लोग इसकी थियोरी को देखते हैं, थियोरी क्या है वो देख लेते हैं। We have seen that a molecule inside the volume of a liquid like molecule A experience more cohesive force than molecule B and C in the surface film of the liquid in that figure. Thus work has to be done to bring any molecule from inside the liquid into the surface film. Clearly the surface molecule possesses extra potential energy as compared to molecule inside the liquid. The extra energy of the molecule in the surface layer is called as surface energy of the liquid. As any system always try to attain a state of minimum potential energy. Potential energy हमेशा minimum करने का ट्राई करेगा. The liquid tries to reduce the surface area of its surface film. Energy has to be spent in order to increase the surface area of the liquid. मैं आपको डिक्टेट करता हूँ, मतलब आपको पता चल जाएगा, डिक्टेट कर देंगे हम लोग, एक बार डिक्टेट कर देंगे तो आपको ये डायग्राम वापस ड्रॉ करनी है, जो डायग्राम पहले ड्रॉ की थी वापस डायग्राम ड्रॉ करनी है। हेडिंग लिखा सरफेस एनर्जी, हम लोग डिक्टेट करेंगे, इसको कैसे लिखना है वो डिक्टेट करेंगे। टेक्स्ट बुक में थोड़ा आधा अधूरा दे दिया है, टेक्स्ट बुक का पॉइंट भी लिखेंगे बट हम लोग डिक्टेट करेंगे। तो लिखो, कंसिडर 3 molecules as shown in the figure. Consider 3 molecules as shown in the figure. Molecule A will have cohesive force acting in the molecule A will have cohesive force acting in the or in all the direction. Hence the net cohesive force is 0.
molecule B will have net cohesive force in downward direction, but it will be less as compared to C, while molecule C will have the maximum net cohesive force in the downward direction. This cohesive force, net force will try to bring the molecule inside the liquid, hence it will act as a restoring force. Restoring force provides potential energy. Every material in the universe try to minimize the potential energy. In order to minimize the potential energy, molecule C will try to enter inside the liquid surface, hence every molecules on the free surface of the liquid will be under tension, and it will act as a thick elastic membrane under tension, and this property of a fluid is called as surface tension, and this property of a liquid is called as surface tension. अभी इसके बाद हम लोग ये पॉइंट लिखेंगे, यहाँ की ये वाले पॉइंट लिखो. वर्क हैज़ टू बी डन, ये वाला पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट लिख लिया मैंने. वर्क हैज़ टू बी डन टू ब्रिंग एनी मॉलिक्यूल फ्रॉम इनसाइड द लिक्विड into the surface film. Clearly, the surface molecule possess extra potential energy as compared to the molecule inside the liquid. The extra energy of the molecule in the surface layer is called as, ये जो extra energy देंगे, जो हम लोग provide करेंगे molecule A को C पे लाने के लिए, उस extra energy को बोलेंगे the extra energy of the molecule in the surface layer is called the surface energy of the liquid, As any system always tries to attain a state of minimum potential energy, the liquid tries to reduce the surface area of the film. Energy has to be spent in order to increase the surface area of the liquid. मतलब मॉलिक्यूल को ऊपर लाने के लिए भी मेरे को एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, and that energy is called as what? Surface energy. क्लियर है पक्का? ये पॉइंट सबको क्लियर है? तो हम लोग आज का लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले मैं अभी बता के रखता हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस टेंशन, उसके बाद रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, और आगे एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में बात करेंगे. तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करें. ऑलमोस्ट 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है, इसलिए मैं लेक्चर को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ. मैं ले सकता था 2 घंटे तक का लेक्चर, बट नहीं एक्सटेंड नहीं करना, क्योंकि आपको लिखना भी है. मैंने तो डिक्टेट कर लिया, आपको तो लिखना भी है. तो 1 घंटे का लेक्चर बस है. सरफेस एनर्जी आपको समझ में आ गया रहेगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज़ एक्चुअल फॉर्मूला एंड डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ सरफेस टेंशन, उसके न्यूमेरिकल्स देख लेंगे, और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, ये भी पढ़ेंगे. सरफेस एनर्जी तक हम लोगों ने पढ़ा है. इसके बाद सरफेस टेंशन और एनर्जी के रिलेशन के बारे में बात पढ़ेंगे. मैं एक चीज़ बताऊंगा, मॉलिक्यूलर थियरी पे आपको क्वेश्चन आता है हर साल 3 मार्क के लिए या फिर 4 मार्क के लिए. मॉलिक्यूलर थियरी को बराबर से याद रखो, खुद से लिख सकते हो, एज इट इज़ टेक्स्ट बुक का छापने की ज़रूरत नहीं है, बट वो बराबर से लिखना ज़रूरी है कि नेट कोहेसिव फोर्स कहाँ पे होती है, ऊपर एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, डेंसिटी कम होती है, ये बराबर लिखना ज़रूरी है. ये लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे बराबर से. तो आज का लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा. तो वीडियो को लाइक करना मत भूलो, दोस्तों के साथ शेयर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन बाय बाय.